रोलिंग काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशन काइनेटिक एनर्जी. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी? वो होता है हाफ टाइम्स m इंटू वी स्क्वायर. और ये होगा ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी. रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बच्चे? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, वेयर आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा इज एंगुलर स्पीड. राइट, आई बात समझ? और एक चीज और समझिए बच्चों, इन केस ऑफ प्योर रोलिंग, लिखिए इन केस ऑफ प्योर रोलिंग, इन प्योर रोलिंग v which is velocity of center of mass इक्वल टू, ये जो बच्चों ये है ना, ये कॉम है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हाफ एम वी कॉम स्क्वायर. ठीक है, तो वी कॉम जनरली क्या होता है? ओमेगा टाइम्स आर. वी कॉम इक्वल टू ओमेगा टाइम्स आर. यस और नो? ठीक है, अब आप बताओ कि टोटल रोलिंग काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? रोलिंग काइनेटिक एनर्जी बच्चों हाफ ऑफ एम वी कॉम स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ आई. आई क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट का लिखा जा सकता है बीटा टाइम्स एम आर स्क्वायर. क्या लिखा जा सकता है? बीटा टाइम्स एम आर स्क्वायर, वेयर बीटा कुड बी एनीथिंग, जस्ट लाइक 1 भी हो सकता है, हाफ भी हो सकता है, 1/12 भी हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है, 2/5 भी हो सकता है, 2/3 भी हो सकता है. इट ऑल डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट. इफ इट इज अ रिंग देन बीटा शुड बी 1. रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? mr स्क्वायर. तो 1 टाइम्स mr स्क्वायर हो गया. वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, जो ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है उसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, दैट इज दिस वी कॉम, और जो उसका रोटेशनल है इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो ओमेगा है उसमें ये रिलेशन होता है v इक्वल टू ओमेगा आर. अब हम लोग क्या करने वाले हैं? रोलिंग काइनेटिक एनर्जी को लिखने जा रहे हैं हाफ ऑफ एम वी कॉम स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ आई की जगह बीटा एम आर स्क्वायर, एंड ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हैं? वी कॉम बाई आर का स्क्वायर, है ना? आई बात समझ? बच्चों दोनों में कुछ कॉमन नजर आ रहा है क्या? हाफ एम वी कॉम स्क्वायर, हाँ या ना? बचा क्या? यहां पे तो 1 बच गया, और यहां पे क्या बचा बच्चों? आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, बीटा बच गया, हाँ ना? ठीक है, तो पूरी की पूरी रोलिंग काइनेटिक एनर्जी बेसिकली क्या हुआ? ये क्या है? ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी. तो 1 प्लस बीटा टाइम्स इज दी 1 प्लस बीटा टाइम्स ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होल रोलिंग काइनेटिक एनर्जी. यस और नो? कुछ समझ आया? कुछ समझ आया? इतना तो समझ आया कि देयर इज सम रिलेशन बिटवीन रोलिंग, ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल भी कर सकते थे. अगर मैं वी कॉम की जगह क्या लिख देता? ओमेगा आर, तो मेरे पास रोलिंग काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन आ सकता था. ठीक है, तो जस्ट मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि यू कैन रिलेट देम. ठीक है, यू कैन राइट दी रोलिंग काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ओनली, और इन टर्म्स ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ओनली. ठीक है, इस पे बड़े सवाल पूछे गए, मैंने सारे सवाल उठाए हैं नीट के, तो वो देख लेना आप लोग. अच्छा, देखिए रोलिंग काइनेटिक एनर्जी 2 तरह के हो गए बच्चे. कौन कौन से? ठीक है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फ्रैक्शन क्या आएगा? व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इन रोलिंग काइनेटिक एनर्जी?
रोलिंग काइनेटिक एनर्जी का कितना फ्रैक्शन ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी है? 1/1 प्लस बीटा। कैसे पता लगा? अभी हमारा क्या था? 1 प्लस बीटा टाइम्स काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू रोलिंग काइनेटिक एनर्जी। तो अगर ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी यहां छोड़ दे तो 1/1 प्लस बीटा डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1/, बच्चे ये सबको आज के आज याद हो जाना चाहिए। ये 1/1 प्लस बीटा इज दी, और याद कराने का जिम्मेदारी, मतलब याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है। 1 सेकेंड में याद होगा। 1/1 प्लस बीटा क्या है? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फ्रैक्शन। और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे? 100 मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है बच्चों? अच्छा, रोलिंग काइनेटिक एनर्जी बीटा टाइम्स 1 प्लस बीटा है। ये बीटा क्या हो गया? बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस बीटा। ये हमारा क्या है? परसेंटेज, सॉरी, फ्रैक्शन ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब देखो याद करना कितना आसान है। देखो नीचे तो 1 प्लस बीटा है ना? 1 फैक्टर कहां से आया होगा? बीटा कहां होता है? रोलिंग में यूज होता है या ट्रांसलेशन में यूज होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहां यूज होता है? रोटेशन में या ट्रांसलेशन में? रोटेशन में। तो यानी बीटा किससे रिलेटेड है? रोटेशन से। तो बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस बीटा, क्योंकि बीटा ऊपर आ रहा है रोटेशन से और इसमें 1 आ रहा है तो ट्रांसलेशन से। 1 प्लस बीटा तो दोनों में ही है नीचे। बीटा रिलेटेड टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिलेटेड टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, इसलिए बीटा ऊपर आ रहा है, इसलिए वो उसका फ्रैक्शन हो गया। और ट्रांसलेशन में क्या हो गया? 1, तो ये इसलिए 1 आ गया। ठीक है बच्चों? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक और चीज बताओ बच्चों, इससे पहले ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लीनियर मोशन। लीनियर डिस्टेंस कवर करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो ज्यादा एनर्जी होगी ट्रांसलेशन, तो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, और ज्यादा रोटेशन काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा तो ज्यादा घूमेगा। वो डिस्टेंस कवर करने का काम नहीं आता, है ना? सेंटर ऑफ मास की स्पीड पे डिपेंड करता है ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, और सेंटर ऑफ मास जितना ज्यादा स्पीड में होगा वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। रोलिंग में दोनों तरह के मोशन होते हैं ना, रोटेशनल भी और ट्रांसलेशन भी, लीनियर मोशन भी। तो लीनियर मोशन, अब सुनो मेरी बात सुनो, अब कैसे कैसे क्वेश्चन में हम इस वाली चीज को यूज कर सकते हैं, फ्रैक्शन ऑफ ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रैक्शन ऑफ रोटेशन काइनेटिक। देखो फ्रैक्शन ऑफ रोटेशन काइनेटिक एनर्जी इतना यूज नहीं आएगा सवाल करने में, लेकिन फ्रैक्शन ऑफ ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा यूज होगा। जैसे कई बार सवाल होते हैं कि हमने दो सेम मास के ऑब्जेक्ट, एक हॉलो स्फीयर एक सॉलिड स्फीयर, दोनों को अगर दोनों में तुम्हें डिफरेंशिएट करना है, जब हाथ में दिया जाएगा ब्लैक कलर से कलर किया होगा तो आपको तो पता ही लगेगा, क्योंकि दोनों का मास सेम है, रेडियस भी सेम है, तो आप डिफरेंशिएट कर पाओगे कौन सा वो है हॉलो स्फीयर है अंदर से और कौन सा सॉलिड स्फीयर है, क्योंकि मास और रेडियस दोनों बराबर है, तो नहीं कर पाओगे ना। इसका टेस्ट पता कैसे करते हैं? क्या करते हैं कि इंक्लाइन प्लेन से दोनों को इंक्लाइन प्लेन पे रख देते हैं, सेम लाइन पे, सेम लाइन का मतलब सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे, और वहां से छोड़ते हैं, और जो पहले आएगा, एक पहले आएगा एक बाद में आएगा। रीजन बताओ, दोनों का बीटा अलग होता है? नहीं, करो कोशिश करो, ठीक है। हाँ, तो दोनों का बीटा अलग है, 2/5 एंड 2/3, 2/5 एंड 2/3। अब देखिए उससे क्या होगा, बीटा के डिफरेंट होने से रोटेशन काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज चेंज हो जाएगा। दोनों का रोटेशन का परसेंटेज चेंज हो गया तो दोनों का ट्रांसलेशन का भी परसेंटेज चेंज हो गया, और दोनों का ट्रांसलेशन का परसेंटेज चेंज होगा तो लीनियर स्पीड का परसेंटेज चेंज मतलब अलग आएगा, और जिसका स्पीड ज़्यादा आएगा, जिसकी काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज ज़्यादा होगा, वो पहले गिरेगा। अब ये तुम्हें सोचना पड़ेगा कि मोर बीटा मोर रोटेशनल परसेंटेज और लेस बीटा, तो जो लेस बीटा वाला होगा उसकी ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी की परसेंटेज ज़्यादा होगी, यानी वो तेज भागेगा, वो पहले गिरेगा। तो बीटा कम किसका है, 2/5 या 2/3? 2/5 का बीटा कम है, तो इसका मतलब वो पहले गिर जाएगा, यानी कि 2/5 किसका होता है?
सॉलिड स्फीयर का, ठीक है। और 2/3 किसका होता है? हॉलो स्फीयर का। तो सॉलिड स्फीयर पहले गिर जाएगा। आ रही बात समझ? तो ऐसे बड़े सारे सवाल पूछे गए, तो देखना मैंने जो 2019-20 तक के सवाल लिए हैं, 21 में आया नहीं है कोई सवाल, इसलिए लिया नहीं। 22 का पेपर मैंने अभी देखा नहीं, तो ठीक है जी, आगे चलें। अब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के बारे में आपको पता है क्या कुछ? कब यूज़ करते हैं? आप सबको पता है कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज एप्लीकेबल ओनली दोज केसेस वेयर फोर्सेज आर ओनली कंजर्वेटिव इन नेचर, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्सेज कौन से होते हैं? कंजर्वेटिव फोर्सेज आर दोज फोर्सेज विच डजंट डू एनी वर्क इन राउंड ट्रिप। एक पूरे राउंड ट्रिप में कोई, जैसे एक जगह से चले, आगे गए, वापस आ गए उसी जगह पे, तो राउंड ट्रिप में पूरा वर्क डन क्या होना चाहिए? 0। ग्रेविटी क्या कर, देखो यहां से यहां तक ले गया 1 मीटर, यहां से 1 मीटर ऊपर ले गया, ग्रेविटी ने कैसा काम किया? पॉजिटिव की नेगेटिव? ग्रेविटी किधर फोर्स लगा रहा है? नीचे, और डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ? ऊपर, नेगेटिव वर्क डन हुआ। और अगर मैं इसको धीरे धीरे आने दिया तो ग्रेविटी अपना काम पॉजिटिव कर रहा है, फिर से उतना ही mgh, जाते समय mgh नेगेटिव, आते समय mgh पॉजिटिव, कुल मिला के 0। तो ये कैसा फोर्स हुआ? कंजर्वेटिव। आई बात समझ? लेकिन देखो बच्चे, फ्रिक्शन के केस में देखो, अगर मैं इधर कोई इसको स्लाइड कराता हुआ लेके जाऊं, फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? नीचे, और ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है? वर्क डन नेगेटिव पॉजिटिव? नेगेटिव, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। और अगर मैं नीचे स्लाइड करता हुआ लेके आऊं तो क्या होगा? फोर्स का डायरेक्शन ऊपर, डिस्प्लेसमेंट नीचे, एंगल 180 डिग्री, वर्क डन नेगेटिव। लो जी, जाते समय भी और आते समय भी नेगेटिव, सम नेगेटिव, 0 तो नहीं हुआ। ये क्या हुआ फिर? नीचे आते समय फ्रिक्शन किधर लगेगा और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? अपोजिट डायरेक्शन है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन नेगेटिव होगा। और ऊपर जाते समय फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, अपोजिट, वर्क डन नेगेटिव होगा। दोनों केसेस में नेगेटिव, यानी राउंड ट्रिप में कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है। बट ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? कौन से फ्रिक्शन की बात कर रहा हूं? चलो थोड़ा सा स्लाइड में मैंने ये वो डालने की कोशिश करी, तो वहीं पे बोलूँगा। चलो जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी 2 तरह के होते हैं, है ना? रोलिंग काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल काइनेटिक। इन टर्म्स ऑफ अगर हम रोलिंग मोशन देखें तो काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या लिखेंगे अब? रोलिंग काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अच्छा, व्हेन ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेज आर बीइंग अप्लाइड ऑन दी ऑब्जेक्ट और सिस्टम, तो ही हम ये अप्लाई करेंगे, क्या? जैसा कि मैंने पहले बताया। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, जैसे मैंने बोला फ्रिक्शन इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, क्लियर है ना आप लोगों को? क्या बोला मैंने? फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन क्या है? अच्छा, चलते समय कौन सा फ्रिक्शन लगता है अगर मैं फिसलूं ना और चलता रहूं? स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। अच्छा, जब तो कितना वर्क डन हो रहा है? फ्रिक्शन कितना वर्क डन कर रहा है आगे जाते हुए? घूसा मारूंगा, 0 वर्क डन। यार उसने फोर्स तो लगाया लेकिन कोई डिस्प्लेसमेंट थोड़ी होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या? नो रिलेटिव मोशन, ओनली टेंडेंसी ऑफ मोशन। तो डिस्प्लेसमेंट तो है ही नहीं, वर्क डन क्यों होगा? तो जब तक स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है तब तक कोई वर्क डन होता ही नहीं है। तो राउंड ट्रिप में भी क्या होगा? वर्क डन 0 ही रहेगा। यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज कंजर्वेटिव इन नेचर। बेकार में फ्रिक्शन को आपने बदनाम कर दिया है कि जहां भी फ्रिक्शन होगा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ऐसा नहीं है, सिर्फ काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव। स्टैटिक इज, ये बहुत बड़ा विस्फोट है भाई आप लोगों के हिसाब से, ठीक है, कि ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो क्या होता है? कंजर्वेटिव होता है। ये कैसे क्लियर हुआ? डेफिनेशन से, डेफिनेशन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स से, कि राउंड ट्रिप में 0 होना चाहिए। ये तो हर स्टेप पे 0 है,
राउंड कर दो, B0 रहेगा। ठीक है, आई बात समझ? ठीक है, डोंट गेट सरप्राइज। ठीक है, फ्रिक्शन कैन बी कंजर्वेटिव। ठीक है, लेकिन मैंने पहले ही बोल दिया था यार। ठीक है, बट ओनली स्टैटिक फ्रिक्शन। बाय 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 बाय। मैंने ये नहीं सोचा था कि पहले मैं बता दूंगा आंसर उसके बाद पूछूंगा। ठीक है, ओके, लेट्स बिगिन टू डू क्वेश्चन फ्रॉम नीट क्वेश्चन बैंक। नीट 2019 मतलब अब लोग उल्टा शुरू कर रहे हैं, लेटेस्ट फर्स्ट, मतलब मेरे पास जो अवेलेबल क्वेश्चन है। ठीक है, 2009 का। चलो बच्चों रेडी हो जाओ, समझ लो तुमने जितना पढ़ना था, जितना याद रख, कुछ भी करोगे, जितना भी पढ़ोगे, जितने घंटे भी लगाओगे, इससे ज्यादा तुम्हें सीखने की जरूरत नहीं है जितना मैंने भी सिखाया है। और अगर सारे क्वेश्चन नहीं हुए तो मैं क्लास से बाहर, तुम लोग क्लास में बैठे रहना। ठीक है, चलो जी शुरू करो। डेस्क ऑफ इनर्शिया, किसी को मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पता हो मुझसे पूछोगे, आस पड़ोस से नहीं पूछोगे, सब गलत बता देंगे। हो गया? वर्क एनर्जी WET, वर्क एनर्जी थ्योरम, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन। हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन। क्या हम वर्क डन निकालना है तो हम काइनेटिक एनर्जी में चेंज निकाल लें? फाइनली एनर्जी क्या हो गई? 0। इनिशियली कितनी है? निकाल लेंगे ना। सेंटर मास V0 गिवन है, तो क्या करोगे बच्चों? क्या निकालना आसान है? ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी। तो हाफ m V0 स्क्वायर, और रोलिंग के लिए क्या करें? 1 प्लस बीटा फैक्टर मल्टीप्लाई कर दें, है ना। तो यही अमाउंट ऑफ क्या होगा? वर्क डन होगा, जो भी इसकी वैल्यू होगी। बताइए क्या होगी? हाफ m, मास की वैल्यू कितनी है बच्चों? मास 100 kg, और v कितना है? v इज 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी 0.2 का स्क्वायर, 1 प्लस बीटा 1 प्लस हाफ। आया ना? तो कितना हो गया ये? 0.2, यानी कि 100 कैंसिल हो जाएगा, है ना। 4 2, और ये 2 यहाँ से भी 4 भी कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या? 3। मेरे ख्याल से सिर्फ 3 आ रहा है, 3 जूल्स। ठीक है, 3 जूल्स। क्लियर है? आगे चलें बच्चे। बाकी तो सॉल्व, ये समझ, देखो ये कॉन्सेप्ट है यहां तक, मतलब यहां पे फिजिक्स अप्लाई कर रहे हैं। बाकी तो क्वेश्चन ये बना दिया कि हाउ मच वर्क इज नीडेड टू स्टॉप ओनली लीनियर मोशन, मतलब कुछ ऐसे रोके कि उससे उसका लीनियर मोशन तो रुक जाए लेकिन वो घूमता रहे। तो बताया, तो जैसे पिछले क्वेश्चन में 3 जूल आंसर आ चुका था, उसमें क्या करें? 3 डिवाइडेड बाई क्या कर, हाँ 2, सही कह रहा है। 3 डिवाइड बाई 3/2, तो होल डिवाइडेड बाई 1, या होल में 1 इंटू 1 प्लस बीटा, होल रोलिंग काइनेटिक एनर्जी इंटू 1/1 प्लस बीटा। ठीक है, ठीक है ना। तो 1/1 प्लस बीटा कितना होता है? 3/2, तो 2/3, 3 कैंसिल होगा, 2 जूल्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। नाउ अच्छा तो प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 2 जूल्स। ये करके दिखाऊं? ठीक है। अच्छा, वेयर शुड वी अप्लाई अ फोर्स टू डू सो? ऐसा करने के लिए उसके लीनियर काइनेटिक एनर्जी यानी ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी को रोकने के लिए, खत्म करने के लिए, गैप करने के लिए हमें फोर्स कहाँ लगाना चाहिए? पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। रीजन? हाँ देखो, अगर मैं सेंटर ऑफ मास के अलोंग फोर्स लगाऊंगा ना तो क्या होगा? इट वोंट प्रोवाइड टॉर्क, और अगर टॉर्क आ गया तो अल्फा आ जाएगा, अल्फा आ गया तो ओमेगा या तो बढ़ेगा या तो फिर घटेगा। तो ओमेगा तो हमें चेंज ही नहीं करना, तो इसलिए हमें फोर्स भी सोच समझ के लगाना है। कहाँ पे लगाएंगे? बिल्कुल सेंटर ऑफ मास वाली लाइन पे लगाएंगे, जिससे ये सिर्फ इसका ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन आए या डी एक्सेलरेशन आए, जिससे वो धीरे धीरे उसका v। ठीक है बच्चों, तो ये क्या? ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या पूछा जा सकता है?
कि किसी तरह से मुझे सिर्फ उसकी रोलिंग तो परसेंटेज तो वो काम आ रहा है ना कि पूरे रोलिंग का काइनेटिक परसेंटेज क्या है और रोटेशन परसेंटेज क्या है, ठीक है। अच्छा, ऐसा किया जा सकता है पहले तो, चलो हाइपोथेटिकल मान लेते हैं कि सिर्फ रोटेशन, लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि हम फोर्स लगाएं और ट्रांसलेशन अफेक्ट ही ना हो, सिर्फ रोटेशन अफेक्ट हो? ऐसा नहीं पॉसिबल। अगर जब भी आप कोई भी किधर भी फोर्स लगाओगे तो क्या होगा? हाँ, एक चीज किया जा सकता है, अगर हम वेट के बराबर, सुन लो मेरी बात ध्यान से, वेट के बराबर, वेट नीचे है, नॉर्मल भी ऊपर लग रहा होगा, अगर हम ऐसा कर दें कि वेट से थोड़ा कम फोर्स लगाएं और ऐसे लगा दें, ऐसे रोल कर रहा है आगे की तरफ, और मैं फोर्स ऐसे लगाऊं जिससे क्या हो, ये उठे ना ऊपर, वेट से कम एक फोर्स लगा दिया इस डायरेक्शन में, तो लीनियर स्पीड तो इधर हो रही है ना, तो मेरे इधर फोर्स लगाने से मेरे लीनियर स्पीड थोड़ी ना अफेक्ट होगा। अगर एक्स एक्सिस में मोशन हो रहा है तो मेरा फोर्स अगर एक्स एक्सिस में होगा या कोई कंपोनेंट होगा एक्स एक्सिस में, वही उसको कम कर सकता है या बढ़ा सकता है। तो इंडिपेंडेंट एक्सिस मोशन होता है ना, एक्स वाई, स्लाइड करना शुरू नहीं करता, आप ब्रेक लगा देते हो, मान लो एक आईसी सरफेस पे आप जा रहे हो, अचानक आपको आईसी सरफेस दिखा, आपने ब्रेक लगा दिया, तो गाड़ी कभी रुकेगी? स्लाइड होती रहेगी ना, जो जिस स्पीड पर स्लाइड हुई थी ना उसी स्पीड से स्लाइड करती रहेगी। आपने सेंटर ऑफ मास को, तो आप ब्रेक लगा के क्या करते हो, ब्रेक कहाँ पे लगता है? ब्रेक यहाँ लगता है ना, मतलब शू, ब्रेक शू जो होते हैं उसके साइड से ऐसे लगा के फोर्स को टॉर्क प्रोवाइड करते हैं, तो आपने क्या रोक दिया? रोटेशन रोक दिया। लेकिन उसको स्लाइडिंग के लिए तो मतलब ट्रांसलेशन मोशन को रोकने के लिए तो एक फ्रिक्शन चाहिए ना, बाहर एक्सटर्नल फ्रिक्शन चाहिए, वो तो मिलेगा नहीं आपको। तो ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता कि, लेकिन मान लो मैं रोल ही करा दिया, मैंने रोल कराया ही है फ्रिक्शनलेस सरफेस पे, तब ठीक है। तो ऐसे फोर्स लगाना पड़ेगा, कोई फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तो वो टॉर्क ऐसे प्रोवाइड करेगा और इस एंगुलर स्पीड को काउंटर करेगा और धीरे धीरे वो रुक जाएगा, ठीक है। किसी भी टेंजेंट पे नहीं, अगर हम ऐसे लगाएंगे ना, किसी और डायरेक्शन में लगाए, ऐसे लगा सकते हो और ऐसे, दो ही डायरेक्शन पॉसिबल है। अगर मैं किसी और डायरेक्शन में लगाऊंगा, जैसे ऐसे लगा दिया, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, इधर और इधर, तो ये वाला क्या करेगा, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये क्या करेगा, डीएसेलेरेट कराएगा। डीएसेलेरेट कराएगा तो क्या होगा, इसकी लीनियर स्पीड भी अफेक्ट होगी, ठीक है। आई बात समझ, ठीक है। उसके बाद मैंने सोचा कि यार यही क्वेश्चन रहने देते हैं, इतना बनाऊंगा तो मैं ढेर सारे क्वेश्चन बना दूंगा। तो बाकी आपको इस क्वेश्चन से सिर्फ इतना समझ आया कि किसी भी क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आपको ये सोचना है कि इसमें और क्या चेंजेस करके पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो बस इसके लिए मैंने एक तो बना के दे दिया, बाकी में आप देख लेना। चलो बच्चों, एक सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 2 kg एंड रेडियस 50 सेंटीमीटर रोल्स अप ऑन द इंक्लाइन प्लेन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिलेंडर स्पीड 4 मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सिलेंडर ऑन द इंक्लाइन सरफेस विल बी, क्या बोल दिया मैंने, हाँ, कितना ऊपर जा सकता है। चलो, आपके दिमाग में आ गई बात या मैं कर दूं? चलो, आइडिया ये नहीं है, मेरा पर्पस आज का ये नहीं है कि आप कितना कर पाते हो, मेरा पर्पस ये है कि सबके आइडियाज़ आपके दिमाग में चले जाने चाहिए, ठीक है, चाहे मैं करूं या फिर आप करो। देखो बच्चे, क्वेश्चन का मतलब ये है 30 डिग्री पे एक इंक्लाइन सरफेस है, यहाँ पे आपने बिल्कुल बॉटम पे आपने एक सेंटर ऑफ मास की एक स्पीड दी होगी v0, और वो जाके एक हाइट तक चला गया होगा, ठीक है। अब एक बात बताइए, पूरे प्रोसेस में अगर इंक्लाइन सरफेस पे ये रोल करता हुआ अगर जा रहा है
कि उसका मतलब बहुत सारा फ्रिक्शन होगा, नहीं तो रोलिंग नहीं हो सकती। तो फ्रिक्शन तो है, बट ये प्योर रोलिंग का मतलब समझते हो आप, विदाउट स्लाइडिंग, कहीं स्किडिंग नहीं है, कहीं स्लाइड नहीं कर रहा है। स्लाइड नहीं करने का मतलब क्या है? प्योर रोलिंग है। और जब प्योर रोलिंग है तो क्या होता है, जो बॉटम पॉइंट है वो हमेशा रेस्ट पे होता है रिलेटिव टू ग्राउंड। पता आपको, बॉटम पॉइंट हमेशा रेस्ट पे होता है। तो रिलेटिव मोशन तो नहीं है ना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सरफेस के बीच में, तो कौन सा फ्रिक्शन हो? स्टैटिक। टेंडेंसी तो है स्लाइड करने की, लेकिन रिलेटिव मोशन नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन है। कौन सा? यानी कि थ्रू आउट द मोशन फ्रिक्शन तो है, बट स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर देंगे। मान लीजिए इस हाइट पे जाके क्या हो गया, रुक गया, ये ऑब्जेक्ट जाके रुक गया, तो कौन सी एनर्जी आ गई बच्चे यहाँ पे? पोटेंशियल एनर्जी, कंप्लीटली पोटेंशियल। और यहाँ पे क्या है? गलत, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक दोनों है, ये गलती मत करना यार। इसका रेडियस है ना, अगर रेफरेंस लाइन इसको लेते हो तो, हाँ इसको रेफरेंस लाइन लेते हो तो, रेफरेंस लाइन इसको लेते हो तो, ठीक है, नीचे वाले, तो इसकी एक हाइट है ना कितनी, रेडियस के बराबर। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बच्चे यहाँ पे? mgr प्लस 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 पूरे रोलिंग काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे? हाफ टाइम्स mv0² 1 प्लस बीटा, आया ना? ठीक है, अब यहां आके क्या हो गया? सारी काइनेटिक जीरो, सिर्फ क्या हो गया, कितना ऊपर गया ये? h ऊपर चला गया, और पहले से कितना है? r प्लस h, तो mg r प्लस h, और टोटल रोलिंग काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? 0। तो क्या मैं इक्वेट कर सकता हूं? तो यहां से mg और यहां से mgr गया नहीं गया? mgr यहां इसको एक्सपैंड कर देंगे, mgr प्लस mgh, तो mgr चला गया, तो क्या बच गया बच्चों मेरे पास बताओ? हाफ ऑफ mv0² 1 प्लस बीटा, ये क्या है? डिस्क है, सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, तो डिस्क के इक्विवेलेंट ही हो गया हाफ, ठीक है, प्लस mgh, h हमें बताना है, m से m कैंसिल हो गया, g को डिवाइड कर दो, ठीक है, तो क्या हो गया? 3/2, यानी कि बताइए 3/4 टाइम्स v0² डिवाइडेड बाई g, ये हमारा क्या हो गया? h। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? वैल्यू डाल के देखो, 3/4 अच्छा, चलो हाइट निकाल के, तो भी ठीक है, वेरी गुड। ये वाला निकालना ना, तो इसमें रिलेशन है tan का या साइन का? साइन 30 डिग्री, ये डिस्टेंस हमें d दे रखा है, तो साइन 30 डिग्री हो गया h/d, तो d = h डिवाइड बाई साइन 30 डिग्री, मतलब क्या हो गया? 2 टाइम्स h, क्या हो गया? 2 टाइम्स h, तो क्या हो गया? आंसर चेंज हो गया 2.4, ठीक है। तो अच्छा हाँ, ये गलतियां होती हैं बच्चों, जैसे मैं तो अभी तक टिक कर चुका होता, h निकाल के वैल्यू मैच करके होता 1.2 मीटर, टिक, समझ रहे हो? तो कई बार आप सब कुछ जानते हुए समझते हुए भी कर भी रहे हो, लेकिन आंसर गलत करके आ रहे हो, तो आपको हर बार ध्यान रखना कि पूछा क्या गया है ना, अंडरलाइन कर लो, डिस्टेंस अलोंग दिस, है ना, डायग्राम में भी कर लो, ये क्वेश्चन मार्क है जब आप रफ में सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। चलो बच्चों, अ सॉलिड स्फीयर रोलिंग मोशन, in rolling motion a body possesses translation kinetic energy kT as well as rotation kinetic energy kr simultaneously. The ratio of kT plus total, kT plus kr, बताओ फटाफट बताओ क्या होगा? स्फीयर का 2/5 होता है, तो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल क्या हो गया भाई? ये ट्रांसलेशन का परसेंटेज नहीं हो गया, ट्रांसलेशन का फ्रैक्शन ही तो हुआ,
तो सीधा क्या होगा 1/1 प्लस बीटा 1/1 प्लस 2/5 दैट इज 5/7 आया ना 5:7। ठीक है, ये है नीट तो क्वेश्चन बच्चों। ठीक है, आओ अ बॉल रोल्स विदाउट स्लिपिंग, समझ रहे हो ना, मतलब प्योर रोलिंग है। द रेडियस ऑफ गायरेशन समझते हो, बीटा का अंडर रूट इंटू आर, अंडर रूट बीटा आर। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन को के से डिनोट करते हैं और ये होता है अंडर रूट ऑफ बीटा टाइम्स रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट, अंडर रूट बी इंटू रेडियस, ये होता है रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, अब मुझे बताओ, if the radius of the ball is r then the fraction of total energy associated with the rotational energy will be, oh my god, तो बीटा के टर्म में तो लिखना आता है ना, रोटेशन पर लिखो ना। हेलो, रोटेशन का क्या बताओ, रोटेशन का परसेंटेज बताओ, बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस बीटा। अब बीटा और इसमें क्या रिलेशन है, बीटा और रेडियस ऑफ गायरेशन में k बाई आर का स्क्वायर है ना, तो इसमें क्या लिखूं, के स्क्वायर है ना अपॉन आर स्क्वायर, 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर यहाँ कर लिया, ये कॉमन कैंसिल हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया, के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए आ गया ये। A disk and sphere of same radius but different masses roll off on two inclined planes of the same altitude, same height say and length. Which one of the two objects gets the bottom of the plane first? पहले कौन आएगा नीचे, जिसका बीटा कम होगा, किसका बीटा कम है, हाफ या डिस्क और स्फीयर में 2/5 0.4 होता है, 0.2 होता है ना, 0.4 होता है और डिस्क का 0.5 होता है, तो स्फीयर का हो गया। ठीक है जी, आई बात समझ। सेम मास है ना, ये देख लेना, पता लगा मास सेम लिख, ओ विद डिफरेंट मास है तो भाई तो डिपेंड्स ऑन देयर मासेस। हाँ, सिर्फ मासेस, सेम रेडियस बट डिफरेंट मास। अच्छा एक मिनट सर, तो बीटा तो मास पे डिपेंड करेगा ना? नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का भी उतना मास हो सकता है और इसका भी हो सकता है, इसका मतलब ये थोड़ी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, नहीं हो रहा है। ठीक है, सबको बोलना सबमिट करके नहीं। अच्छा कलेक्ट कर लेना वहीं। हाँ तो ठीक है, बाकी फिर अब डिपेंड ऑन देयर मासेस, वो तो फैक्टर हमने निकाल ही लिया है। अगर सेम मास होता तो बता देते ना, हाँ तो फिर ठीक है, मास पे डिपेंड करा कि अगर मास सेम हो तो मैं बता दूंगा और मास सेम ना हो तो बताना मुश्किल है। हाँ जी, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। A small object uniform density rolls up curved surface with the initial velocity v reaches up to maximum height this much। ये IT एडवांस का क्वेश्चन है 2007 का, जो कि 2013 में इन्होंने नीट में पूछा है। 4G ये हाइट है, हाइट मैक्सिमम हाइट है एंड वाइज विद रिस्पेक्ट टू, तो आपको बताना कि ये कौन सा ऑब्जेक्ट है। उल्टा चलो ना, उल्टा सॉल्व करें। मान लो बीटा वाला है, ठीक है, तो हाइट क्या होगा, पहले कितने रोलिंग काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बच्चे, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर इंटू 1 प्लस बीटा, आया ना, है ना। अच्छा ये किस हाइट तक चला गया, एम जी एच की जगह क्या लिखूं, 3b स्क्वायर अपॉन 4g, यस और नो। एम से एम गया, ठीक है जी, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर भी गया, ठीक है, और अब क्या रह गया, 1 प्लस बीटा बाई 2 जी भी गया। अरे वाह बहुत बढ़िया, वही कह रहा था। ये कितना हो गया, 3/4। ओ माय गॉड, ये तो हो ही जाएगा,
ऐसा लग रहा है। तो बीटा की वैल्यू हाफ आ गई ना, हाफ क्या होता है, देखा बीटा के कॉन्सेप्ट से क्या कोई गेस